हेलो गाइस, यू आर हार्टली वेलकम इन एडू फ्रॉम पावर क्लासेस। तो लास्ट क्लासेस में हमने देखा था इराक का इन्वेजन देख लिया था हमने। और जॉर्ज डब्ल्यू एच बुश वहां के प्रेसिडेंट थे यूएसए के। और उस समय जो इंसिडेंट हुए थे, आज हमें देखना है 9/11। जो 9/11 का यूएस में जो अटैक हुआ था, वो किस कारण से हुआ था, उसके पीछे क्या रीजन थे, और क्या क्या हुआ था, इंसिडेंट क्या हुई थी, और उसका कंसिक्वेंस क्या निकलेगा। इन सारी चीजों को हमें आज पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं आज। 9/11, यहाँ पे जो 9 जो है ये मंथ है। 9 सितंबर, 9 9 जो है सितंबर है, मतलब मंथ है। और 11 जो है ये डेट है। क्योंकि यूएसए में सिस्टम ये चलता है कि पहले मंथ लिखते हैं फिर डेट लिखते हैं। अपने यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे 26/11 अपने यहाँ पे मुंबई में अटैक जो हुआ था, 26/11 लिखते हैं। 26 क्या थी, डेट है, और 11 क्या है, मंथ है। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता। जो फर्स्ट डिजिट रहता है वो मंथ का रहता है, एंड देन सेकंड जो रहता है वो डेट रहती है। ठीक है। 11 सितंबर 2001, 2001 में जो यूएस में जो अटैक हुआ था। अभी अटैक के पीछे की कहानी हम थोड़ा समझ लें तो आपको ये अटैक जो हुआ था बहुत आसानी से समझ में। आज मैंने पूरा लिख के रखा है ताकि आपको आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, कम से कम टाइम में आपको मैं ज्यादा से ज्यादा दे सकूं। ठीक है। तो पहली कहानी समझते हैं कि 2001 के पहले की कहानी, अटैक से पहले की हुआ क्या था कि बिल क्लिंटन, जो बिल क्लिंटन थी, 1992 में यूएस की प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई। कौन थी? कौन थी नहीं, कौन थे, सॉरी, ये फीमेल नहीं थे, मेल थे। ठीक है, बिल क्लिंटन। और आज तक यूएस की हिस्ट्री में अभी भी कोई भी फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बना है। हालांकि हेनरी क्लिंटन भी पिछली बार खड़ी हुई थी लेकिन वो भी नहीं बनी। वाइस प्रेसिडेंट इस बार की कौन इलेक्ट हुई है, जो फीमेल है, वो भी इंडिया से रिलेट करते हैं। उनके फादर जो मदर जो थी इंडियन थी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन वाइस प्रेसिडेंट हैं इस समय अमेरिका के, जो जिनकी मदर इंडियन थी। कौन है उस फीमेल का, आपको नाम कमेंट सेक्शन में बताना है। आपके लिए वर्क है। ठीक है। तो बिल क्लिंटन जब 1992 में यूएसए के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, 1992 से 1996 में। लेकिन 1996 में फिर से यूएस में 4 साल बाद, आफ्टर 4 इयर्स, फिर से इलेक्शन हुए और फिर से वो बिल क्लिंटन जीत गई और वो 2000 तक वहां की यूएस की प्रेसिडेंट रही। अब यूएस की अब प्रेसिडेंट थे, सॉरी, मैं भी थोड़ा सा भावना में बह जाता हूँ। तो प्रेसिडेंट जो थे बिल क्लिंटन, अब इनके जो जो पॉलिसीज थी, जैसे हर गवर्नमेंट की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। जैसे अगर मोदी गवर्नमेंट आती है, भाजपा की गवर्नमेंट रहती है इंडिया में, तो उसका थोड़ा सा काम करने का तरीका अलग रहता है। यूपीए गवर्नमेंट रहती है तो उसका अलग रहता है। तो ऐसे ही जो बिल क्लिंटन की जो गवर्नमेंट थी, उसका जो फोकस रहता था वो हमेशा सॉफ्ट इशू पे फोकस रहता था। सॉफ्ट इशू मतलब, सॉफ्ट मतलब मुलायम, और इशू मतलब ऐसे मामले जो लिबरल टाइप के मामले हों। जैसे जो सॉफ्ट इशू जो थे, जैसे क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसके क्या नेगेटिव इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ रहे हैं, हमारा ध्यान किस पे जाना चाहिए, क्लाइमेट चेंज पे। ये क्या कहलाता है, सॉफ्ट इशू। दूसरा क्या हुआ, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, ताकि हम अपने लोगों को अधिक से अधिक फ्रीडम दें, हम उनके लिए हेल्थ हेल्थ के लिए काम करें, हम उनके लिए बिजनेस दें या फिर उनको रोजगार प्रोवाइड करें। ये सारी चीजें क्या आती हैं, डेमोक्रेसी। मतलब हम, अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा था कि वो अपनी कंट्री को और डेमोक्रेटिक बनाए, हम लोगों को और फ्रीडम दें। और जो कहते हैं ना कि अंतिम पंक्ति, जो लास्ट की पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, उस तक हम अपनी सारी सुविधाएं उस तक उस व्यक्ति को पहुंचाएं, जो हमारे डेमोक्रेसी में भी होता है। तो इन सब चीजों पे कौन ध्यान दे रहा था, बिल क्लिंटन। तो सॉफ्ट इशू में क्या आएगा, डेमोक्रेसी। वर्ल्ड ट्रेड, उस समय जो वर्ल्ड ट्रेड था, ये कोशिश कर रहे थे कि वर्ल्ड ट्रेड फ्री हो जाए, क्योंकि यूएस एक हेगेमोनिक पावर। देखो मैंने फिर ये वर्ड यूज किया, हेगेमोनिक। ये वर्ड आगे आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए आप घबराइए मत। तो यूएसए क्या था, वर्ल्ड ट्रेड को ओपन रखना चाहता था, ताकि जैसे यूएस जो है कोई भी कंट्री में जाके आसानी से ट्रेड कर सके, मैक्सिमम प्रॉफिट ले सके। था तो चूंकि वो सेल्फिश, थोड़ा सा कह सकते हैं सेल्फिश ही है उसका, कि वो अदर कंट्री में जाकर ट्रेड करना चाहता है, खुद को बेनिफिट होगा। ठीक है। तो क्या चाहता था, एक ओपन वर्ल्ड ट्रेड।
एक ओपन सिस्टम चाहता था, एक वर्ल्ड ट्रेड चाहता था, ताकि लोगों के साथ भी बहुत ज्यादा क्या था, यूएस की जो कंपनीज हैं, जो मल्टी एमएलसी है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो जाके अदर कंट्रीज में क्या कर पाए, बिजनेस कर पाए। तो एक वर्ल्ड ट्रेड हो गया, डेमोक्रेसी हो गई, और थर्ड चीज थी ये होम अफेयर्स। जो बिल क्लिंटन जो पॉलिसी जो थी, वो मैक्सिमम कहना चाहिए कि वो अपने होम अफेयर्स जो रहते हैं, जो घरेलू मामले, उसको हम कहते हैं कि जैसे सिक्योरिटी, होम सिक्योरिटी हो गई, यहाँ की फैसिलिटी हो गई, जितनी भी पॉलिसीज हैं होम से रिलेटेड, मतलब उनके केवल उन्हीं कंट्री से रिलेटेड चीजों पे वो ज्यादा फोकस ध्यान करते थे, ना कि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल में कहाँ पे क्या युद्ध हो रहा है, उसको ज्यादा मतलब नहीं रहता था। जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं, तब तक हम किसी को प्रॉब्लम नहीं करेंगे। बिल क्लिंटन का ऐसा मानना। अगर यूएसए को दिक्कत हुई तो सबको दिक्कत होगी, अगर हमें दिक्कत नहीं है तो किसी को दिक्कत नहीं है, मतलब हम किसी को दिक्कत नहीं करेंगे फालतू में। ऐसा मानना था किसका, बिल क्लिंटन का। तो इनकी इनकी अपन जो कहेंगे कि इनकी जो पॉलिसी थी वो हमेशा सॉफ्ट इशू पर बेस्ड थी, ठीक है। अब इसके अपोजिट होता है, मैं हालांकि इसमें नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि दूसरा होता है हार्ड पॉलिटिक्स। हार्ड मतलब, हार्ड पॉलिटिक्स वो वाली पॉलिटिक्स होती है जो हमेशा मिलिट्री की बात करे, जो हमेशा सिक्योरिटी की बात करे। जैसे हमारे मोदी जी जब भाषण देते हैं तो हमेशा कहते हैं कि हमारी आर्मी है, हमारा ये है, हमारा, तो ये क्या है, हार्ड पॉलिटिक्स है। जो डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो भी हार्ड पॉलिटिक्स के बड़े लीडर थे। वो हमेशा अपनी पावर पे भी बिलीव करते थे। वो डेमोक्रेसी पे कम अपनी पावर पे ज्यादा बिलीव करते थे। तो ये बंदे जो कहलाते हैं हार्ड पॉलिटिक्स वाले कहलाते हैं। तो हार्ड पॉलिटिक्स में हमेशा क्या आता है, मिलिट्री आती है और सिक्योरिटी आती है। ये हार्ड पॉलिटिक्स के टॉपिक्स हो गए, ठीक है। अब लेकिन मैंने कहा था जब तक कोई उंगली नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं, ठीक है। उंगली करी तो हम, वो हमेशा दादागिरी तो यूएसए की चलेगी ही चलेगी। जैसे बिल क्लिंटन हमेशा सॉफ्ट इशू पे काम करते थे, लेकिन उसके बाद भी 1999 में उन्होंने यूगोस्लाविया को आप जाके जरा मैप में देखिए कहाँ है, और कमेंट सेक्शन में बताइए किस कॉन्टिनेंट में यूगोस्लाविया आता है, ठीक है। जो यूगोस्लाविया 1999 में, वहां पे जाके उन्होंने आर्मी भेजी। कुछ वहां पे विद्रोही गुट थे, सरकार के अगेंस्ट काम कर रहे थे, तो उनको हरा दिया। हालांकि उतना डिटेल में अपन को वहां पे नहीं जाना है। मेन चीज ये है आपकी सेकंड 1998 की घटना में ही 9/11 का अटैक छिपा हुआ है। अगर ये घटना नहीं होती तो ये अटैक नहीं होता। एक्चुअली था क्या, कहानी सुनिए आप पहले, राम कहानी सुन लीजिए, क्या कहानी चल क्या रही थी। हुआ ये कि 1998 में अल क्वेदा जो तंजानिया में, तंजानिया जो है साउथ अफ्रीकन कंट्री है। अगर आप जाएंगे तो आपको साउथ ईस्ट में तंजानिया की कंट्री मिल जाएगी, और तंजानिया में एक नाइल रिवर भी जाती है, नॉर्थ से साउथ तक नाइल रिवर भी है, तंजानिया से होके जाती है नाइल रिवर, नील नदी, ठीक है। तो तंजानिया है, वहां पे 1998 में अल क्वेदा जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक आइडिया, अल क्वेदा जो है कौन से आइडिया पे वर्क करता है, एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक आइडिया, मतलब उग्रपंथी टाइप के, ठीक है। जो कहते हैं कि हमारा जो रिलीजन है वो अच्छा है, बाकी का रिलीजन खराब है, ठीक है। तो हमारे रिलीजन में कहा क्या है कि हमें किसी को मानना है तो हमें मानना है। हालांकि इस्लाम धर्म ये शिक्षा कभी नहीं देता है, ये लोगों ने इस्लाम धर्म को बिगाड़ दिया है, ठीक है। अगर आप ओरिजिनली अगर इस्लाम से कभी फिलॉसफी की क्लास लगेगी तो मैं आपको बताऊंगा इस्लाम धर्म में बहुत अच्छी चीजें भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा टेररिस्ट ही इस्लामिक होते हैं, ऐसा नहीं। आप उसका जब डीप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो टेररिस्ट हैं वो तो इस्लाम को मानते ही नहीं, उन्होंने उसको कुछ और मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो वो हालांकि वो दूसरी क्लास में होगा। तो एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक आइडियाज को मानने वाले थे, इन्होंने क्या किया, जो तंजानिया में एम्बेसी थी, तंजानिया में यूएस की जो एम्बेसी जो थी उस पर उन्होंने अटैक कर दिया। और ना केवल तंजानिया में क्या, और अदर नेबरिंग कंट्री जो थे साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत सारे जो कंट्रीज थे इसके, वहां पे भी इसने एम्बेसी पर अटैक कर दिया। किसने अटैक कर दिया, अल क्वेदा ने यूएस की एम्बेसी पे अटैक कर दिया। तब जाके नींद जागी बिल क्लिंटन की कि नहीं, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो सामने वाला आके हमें मार देगा, इसलिए हमें अपना सेफगार्ड बनना पड़ेगा। तो फिर
1998 के ये बाद जब अटैक हुआ तंजानिया में इनकी एम्बेसी के ऊपर, तो फिर इन्होंने चलाया एक ऑपरेशन, उस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन इनफाइनाइट वॉर। जब तक तुम खत्म नहीं हो जाओगे हम तब तक तुमसे युद्ध करेंगे। तो ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन इनफाइनाइट वॉर। मतलब इनफाइनाइट, जब तक तुम खत्म नहीं हो रहे, इनफाइनाइट टाइम तक, मतलब अनंत तक तुमसे वॉर करते रहेंगे तब तक तुम खत्म नहीं होंगे। उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया, उसका नाम क्या था? ऑपरेशन इनफाइनाइट वॉर। और ये कहां पे चला था? अफगानिस्तान और सूडान में। अफगानिस्तान और सूडान में, ठीक है। क्योंकि अलकायदा का जो मैक्सिमम नेटवर्क था वो यहीं पर था। मतलब सेंट्रल कंट्रोल जो होता है अफगानिस्तान सूडान, ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, सॉरी मिडिल जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं, अफगानिस्तान, ये सब चीजें, इनका यहाँ पे अलकायदा का ठिकाना है, परमानेंट ठिकाना है। आराम से रहते हैं, खाते पीते हैं, फैमिली बड़ी करते हैं अपनी, दिन रात मेहनत करके, ठीक है ना, फैमिली बढ़ाते रहते हैं। तो ये था ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, सॉरी इनफाइनाइट वॉर बोल दिया मैंने, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। इनफाइनाइट रीच मतलब जहां पे भी हो आप, वहां पे भी हम आपको ढूंढ के मारेंगे। ये किसने किया? बिल क्लिंटन ने। देखो बिल क्लिंटन का फोकस सॉफ्ट इशू पे था, लेकिन चूंकि जब उसको उंगली किया यूएसए को, तब उसने उसका जवाब भी दिया। मतलब यूएसए ऑलवेज वर्क एज अ पावर, एज अ मिलिट्री पावर, बट टाइम टू टाइम बिल क्लिंटन भी सॉफ्ट इशू पे ध्यान दे रहे थे, लेकिन फिर भी उनका पावर गया नहीं, उनके ऊपर उंगली तुम नहीं उठा सकते, ठीक है ना। तो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच के थ्रू इन्होंने अफगानिस्तान और सूडान के ऊपर, सूडान में जो भी अलकायदा के जो मेंबर्स थे उनके ऊपर अटैक किया, उनको बॉम्बिंग करके बड़ी बड़ी मिलिट्री ऑपरेशन चला के उनको मारा। लेकिन अब देखना कि अलकायदा को इतना लॉस होने के बाद, इतने लोग मारे जाने के बाद भी अलकायदा खत्म नहीं हुआ। ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही वर्क करती हैं। आप चाहो तो उनको जड़ से नहीं खत्म कर सकते हो, ना ही कभी यूएसए इसको कर पाएगा और ना ही अभी तक कर पाया है। और कहीं कहीं तो ये भी सपोर्ट करता रहता है, हालांकि मैं आगे बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ जब इनका काम रहता है। क्योंकि अलकायदा को ये अमेरिका ने ही उसको ट्रेनिंग दी थी, किसके खिलाफ? अफगानिस्तान और पाक और अपनी फायदा के लिए, रूस से फायदा के लिए, रूस के अगेंस्ट के लिए। लेकिन हालांकि अपन उसमें नहीं जाएंगे अभी। तो ये क्या था? ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, और अफगानिस्तान और सूडान में जो अलकायदा के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थी उनके ऊपर अटैक किया, ठीक है। तो यहाँ की कहानी ये हो गई। अब जब आपने अलकायदा के ऊपर हमला किया, अटैक किया, तो अलकायदा की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो भी सोचेगा कि हम बेवकूफ थोड़ा ना यार, कि कोई भी आएगा हमें मार के चला जाएगा, हम कुछ नहीं करेंगे। तो उसने भी अगली बार 9/11, दैट इज द डे, 11 सितंबर 2001, ये वह अमेरिका की वो काली रात थी। काली रात के बाद जो दिन आया था वो भी काला था, ठीक है ना। इस दिन क्या हुआ? वहां के ऊपर 19 हाईजैकर्स, अरब कंट्री से, जितने भी अरब कंट्रीज हैं जी, वहां से 19 हाईजैकर्स, उन्होंने एरोप्लेन को हाईजैक किया, ठीक है। 4 एरोप्लेन को हाईजैक किया, 1 2 3 4 एरोप्लेन को हाईजैक किया, जो अरब कंट्री से कहां जा रही थी? यूएसए जा रही थी। उन 4 को हाईजैक किया, और हाईजैक करके पहली जो एरोप्लेन थी वो जाके टकराई नॉर्थ टावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उसका जो नॉर्थ टावर था, एक जाके एरोप्लेन जाके उसकी कहां पे क्रैश हो गई? नॉर्थ टावर में। दूसरी कहां पे क्रैश हो गई? साउथ टावर में। क्या रखना है चीज, पहली क्रैश हुई थी नॉर्थ टावर में, दूसरी साउथ टावर में। ये दोनों कहां पे हैं? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहां पे है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। न्यूयॉर्क में आप मैप पे जाके जरा देखो कि न्यूयॉर्क पोजीशन कहां पे है, ठीक है, यूएसए में। और फिर थर्ड आया जो एरोप्लेन आई, वो क्रैश हुई पेंटागन में। ये कहा है? आर्लिंगटन वर्जीनिया, वर्जीनिया स्टेट जो है यूएसए का, वहां पे पेंटागन है। पेंटागन जो है ये सबसे मतलब अपन कह सकते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन, मिलिट्री अलायंस, मिलिट्री रिसर्च पे काम करता है। सबसे ज्यादा मिलिट्री रिसर्च पे, मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे, और उसके करीब करीब 5 कमांड सेंटर है पूरे वर्ल्ड में, और उस पूरे वर्ल्ड को कमांड करता है।
ये पेंटागन अपने आप में इतना स्ट्रांग माना जाता है कि इसकी पावर ये है कि वो रियल टाइम में पूरे जो अर्थ है उसके किसी भी एरिया पर जा सकता है रियल टाइम में, ठीक है, जाके अटैक कर सकता है, उसकी हर जगह पहुंच है, हम कह सकते हैं वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, आप किसी भी कंट्री में हो, किसी भी कॉन्टिनेंट में हो, किसी भी ओशियन में हो, सब जगह इसकी पहुंच है इस पेंटागन की। अब सोचिए जब इतना पावरफुल पेंटागन जो अमेरिका का जो रक्षा सेंटर है, सिक्योरिटी जो सेंटर है पेंटागन, उसके ऊपर भी अटैक हो गया, तो कितने बड़े दुख की बात होगी अमेरिका के लिए। अमेरिका के लोग सकते में रह गए। अमेरिका के लोगों को जो जापान ने जो पर्ल हार्बर पे जो अटैक किया था उससे बड़ा अटैक फील हो रहा था, कहाँ पे 9/11। तो अमेरिका के लोग में एक दहशत घूम गई थी कि कहाँ कोई जा रहा है रास्ते से, उसको लग रहा है कि कहीं हमारे ऊपर न गिर जाए, मतलब इतनी दहशत में लोग थे। तो पेंटागन के अल्जीरिया और वर्जीनिया स्टेट में था, ठीक है, इसके ऊपर एक प्लेन जाके क्रैश हुआ। और फोर्थ नंबर का प्लेन जो था यूएस कांग्रेस या अमेरिकन कांग्रेस, ठीक है, यूएस कांग्रेस की बिल्डिंग पे जाके जाके उस पे क्रैश होना था, लेकिन हुआ क्या, उसके पहले बीच में कुछ खराबी आ गई और वो पेंसिल्वानिया की जो मैदानी इलाका था, जो ग्राउंड था, वहां पे जाके गिर गया और वो क्रैश हो गया और उसके सारे टेररिस्ट मर गए, ठीक है। तो ये वाला जो है अमेरिकन कांग्रेस में आ गया। इस तरह से ये 19 हाईजैकर्स थे, 4 एरोप्लेन को हाईजैक करके ले जा रहे थे, 3 अपने मकसद अपने जो पर्पस लेके आए थे, कौन, टेररिस्ट ग्रुप्स अलकायदा के, वो कामयाब हो गए, लेकिन एक बच गया, यूएस कांग्रेस से नहीं टकरा पाए क्योंकि उसमें टेक्निकल इशू के कारण वो पेंसिल्वानिया के ग्राउंड में जाके गिर गया। ये कहानी थी। अब नॉर्थ टावर, साउथ टावर, पेंटागन, अब अमेरिकन कांग्रेस जो मेन पोजीशन थी, जैसे अगर अपने यहाँ पे अटैक हो और दिल्ली में हमारी अगर पार्लियामेंट पे अटैक हो, सुप्रीम कोर्ट पे अटैक हो, हमारी मेन इंस्टीट्यूशन पे अटैक हो, तो पूरे कंट्री में एक दहशत का माहौल बनता है। ऐसी दहशत का माहौल यहाँ पे था। अगली बार जो नेक्स्ट जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो न्यूज निकाली कि यूएस हैज बीन अटैक्ड, द डे ऑफ टेरर, हेडिंग देखना, द डे ऑफ टेरर, बड़ी इमेज चल रही थी, जैसे मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ इस न्यूज़पेपर के इधर पे आप देख रहे होगे। तो अब डे ऑफ टेरर मतलब लोगों के अंदर कितना भय, कितना डर आ गया था उस टाइम, ठीक है। तो ये था अटैक। अब अटैक में कितने लोग मारे गए, लगभग अप्रोक्सीमेटली 3000 पर्सन वर किल्ड, 3000 लोगों ने जान गंवाई। अब 3000 लोगों ने जान गंवाई तो क्या यूएस शांत बैठेगा? कभी नहीं बैठेगा। यूएस इज अ मिलिट्री पावर, यूएस अ हेगेमोनिक कंट्री, फिर वर्ड आया हेगेमोनिक, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो जब इसके ऊपर अटैक हुआ तो 2000 में, फिर इसके बाद बिल क्लिंटन 2001 की ये इंसिडेंट थी, और फिर इसके बाद इस इंसिडेंट के बाद इलेक्शन हुए थे, तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट बन गए थे वो हुए थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। जब हमने इराक इन्वेजन लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो लास्ट क्लास जरूर देखें, जब अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में क्या अमेरिका का इराक में इन्वेजन, ठीक है, क्योंकि उसमें फर्स्ट गल्फ वॉर था वो, ठीक है, तो उसमें कौन था, जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश था, ठीक है। यहाँ पे उस जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश का जो सन है वो है जॉर्ज डब्ल्यू बुश, अब ये प्रेसिडेंट बने। अब ये देखते हैं ये क्या करते हैं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने क्या किया, एक ग्लोबल वॉर किया, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, टेरर के खिलाफ एक विश्वव्यापी युद्ध छेड़ दिया, किसने, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ठीक है, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था एंड्योरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, मतलब ऑपरेशन फ्रीडम किससे एंड्योर करने की, इन अलकायदा से, इन संगठनों से इस पृथ्वी को साफ करने की। ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम चलाया किसके खिलाफ, अलकायदा में, अलकायदा और तालिबानी जो रिजाइम के जो लोग थे इन लोगों के खिलाफ, अलकायदा और तालिबान जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इन दोनों के खिलाफ यूएस ने ऑपरेशन चलाया, उसका नाम क्या था, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। और ये कहां पे चला, मेनली अफगानिस्तान में। फिर आगे अफगानिस्तान का नाम, वहीं पे जाके पूरी कहानी वहीं से शुरू होती है और वहीं पे जाके खत्म हो जाती है।
तो ये ऑपरेशन चलाया और बहुत सारे टेररिस्ट मारे गए। फिर कोई कहानी है, लेकिन टेररिस्ट एक थॉट है, एक सोच है। जैसे आप खत्म ऐसे खत्म नहीं कर सकते, आप उसको मार के खत्म नहीं कर सकते, आप उसको चेंज कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी शायद यही कहते थे। हालांकि जब जब कोई बातों से ना माने तो लात बहुत जरूरी होती है, ठीक है। लेकिन वॉर से कभी पीस एस्टेब्लिश नहीं होती है। ये चीज हमें अपने गांधी और अपने फ्रीडम स्ट्रगल से सीखनी चाहिए कि अगर हम भी वॉर करके अगर फ्रीडम लेते तो शायद जो डेमोक्रेटिक हम अभी कंट्री हैं वो हम रह नहीं पाते, क्योंकि वॉर से कभी भी पीस एस्टेब्लिश नहीं होता। ये हमें एग्जाम्पल दिख रहे हैं, देखो आप, एक ने युद्ध किया, फिर दूसरे ने किया, फिर तीसरे ने किया, इस तरह से चलता रहता है। अब ये क्या करेगा, अब अफगानिस्तान को, ये अलकायदा को इसने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन सब तो खत्म हुए नहीं होंगे, कुछ बचे रहेंगे, वो अगली बार जाके फिर अटैक करेंगे, फिर वो कहानी चलेगी। तो ये चलती रहती है। तो ये था 9/11 मेन चीज। 9/11 9 क्यों है आगे बता दूं। 9 जो है ये मंथ है और 11 जो है डेट है, 11 सितंबर 2001 में। तो ये था आज की क्लास। आज की क्लास में होप आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।